नमस्कार। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम खुला आकाश में आप सभी का स्वागत है। खुला आकाश कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, किंतु कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए आज हम कोरोना से संबंधित विषय पर भी चर्चा करेंगे। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, कोरोना काल में हड्डी से संबंधित समस्याएं एवं उनका निवारण। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है जॉइंट डिजीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार देवांगन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब जी, जब भी हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, ऐसे में मांसपेशियों की सेहत, हड्डियों की सेहत की चर्चा सबसे पहले की जाती है। मांसपेशियों और हड्डी की सेहत को सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? सामान्य जीवन में यदि हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो केवल मांसपेशियों और हड्डियों के लिए अच्छा खाना पीना जी, रेगुलर एक्सरसाइज और नियमित दिनचर्या के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मेडिटेशन। तो ये कहना चाहिए आयुर्वेदिक जो लाइफ होती है आपकी, हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने जो लाइफ के लिए गाइडेंस दिया हुआ है वो सफिशिएंट है। नियमित खान पान, नियमित एक्सरसाइज और संपूर्ण नींद, केवल इतनी ही चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है। जी, आपने एक्सरसाइज की बात की। आज के व्यस्त दिनचर्या में व्यायाम करने के लिए लोगों को समय नहीं मिलता। जी, ऐसे में व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है और कम समय में प्रभावी तरीके से, बेहतर तरीके से व्यायाम कर सके, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए आज की दिनचर्या में यदि कोई भी सबसे पहले कह रहा है कि उसे टाइम नहीं मिलता, तो जो आप काम के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे आप तभी भाग पाएंगे जब आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो यदि 24 घंटे में आप केवल और केवल उम्र के हिसाब से यदि हम कहें तो केवल 30 मिनट से 45 मिनट तक इफ़ेक्टिवली आप अपने शरीर के लिए समय दे सकते हैं, जैसे जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, किसी प्रकार का जिमिंग एक्सरसाइज हो या फिर मेडिटेशन या योगा, इन सबको मिला के 30 से 45 मिनट यदि आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो बहुत कहना चाहिए कि आपके लिए कठिन समय आगे बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन यदि आप समय निकाल पाते हैं तो आप चाहे कितनी भी एक्टिव लाइफ को लीड कर रहे हों जी, 30 मिनट, 45 मिनट और इफेक्टिवली 1 घंटा या फिर सप्ताह में 5 दिन भी आप अच्छे से वर्कआउट कर लेते हैं मिक्स तरीके का, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली हेल्दी हो सकती है। जी, हम हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं। आज के इस समय में एक समस्या देखने को मिली है, जो अधिकांश लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है और क्या इसका उपाय क्या है जिससे लोग सुरक्षित रह सके या बच सके? जी हाँ, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि आजकल का खान पान जो है वो काफ़ी शिफ्ट हो चुका है। लोग नेचुरल रिसोर्सेज के किसी प्रकार के, चाहे वो खाने पीने में हो या एक्सरसाइज में हो, उसका उपयोग कम करने के बजाय थोड़ा सा कहना चाहिए पाश्चात्य सभ्यता के कुछ नेगेटिव पार्ट की तरफ ज़्यादा जा चुके हैं, जिसके कारण से हमें बहुत सारी समस्याएं दिखने को मिल रही, जिसमें से खासकर विटामिन डी जो कि मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण एक तो पहली बात तो जो सनलाइट का एक्सपोजर है। पहले जो हम खुले आकाश के नीचे घूमते थे कि साइकिल में काम करने चले गए, खुले मैदान में काम कर रहे हैं, ये कम हो गया है। बशर्ते अब क्या हो गया है कि पूरा बदन ढका होता है या कार में हम सफ़र कर रहे हैं, या कहना चाहिए वेस्टर्नाइजेशन हो गया। तो जो सुबह की एक्सरसाइज वगैरह यदि हम प्रॉपर कर रहे हैं, खुले बदन में कर रहे हैं, तो विटामिन डी की जो कमी है वो ज़रूरत है पूरी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी आजकल देखने को मिल रहा है कि विटामिन डी काफ़ी कम होता है। तो इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह से या तो उसे रेगुलरली चेक कराएं या फिर रेगुलर ड्यूरेशन पे कुछ मिनिमम सप्लीमेंट्स भी यदि आप केवल विटामिन डी का लें तो वो बहुत सुरक्षित है। और साथ में विटामिन डी के जो प्रचुर मात्रा में जो भी पदार्थ हैं उनका भोजन में रेगुलर इस्तेमाल करके आप विटामिन डी को सफिशिएंटली बैलेंस कर सकते हैं। आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की बात कही। आजकल ये देखा गया है कि मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए जो डाइटरी सप्लीमेंट में प्रोटीन पाउडर लेने का चलन बढ़ गया है, और जिसमें ना तो डॉक्टर की सलाह ली जाती है ना तो डॉक्टर की राय ली जाती है। यह कितना सुरक्षित है और क्या प्रोटीन पाउडर बिना किसी सलाह के या बिना किसी राय के लेना उचित है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए। इवन यंग जनरेशन या मिडिल एज के लिए आजकल जो लोग थोड़ा सा लाइमलाइट में आने के लिए या कहना चाहिए आधी जानकारी के कारण अपने शरीर को ख़राब करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, और उसका उपयोग करने के लिए कहना चाहिए कमर्शलाइजेशन जिस प्रोडक्ट का हो जाता है उसमें आपको कहना चाहिए सीधा बुद्धू बना के कुछ चीज़ें ऐसी की जाती है जिसे आप एनालाइज नहीं कर पाते हैं और उसके नुकसान को करते हैं। देखिए, मैं आपको बीइंग अ डॉक्टर एक सिंपल
बेसिक रूल बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप, चाहे वो भोजन हो, चाहे एक्सरसाइज हो या कुछ हो, उसको आप छोटे उम्र से, कहिए बचपने से लेके बुढ़ापे तक, यदि आप बिना किसी संकोच के कॉमन सेंस में कर सकते हैं तो आपके लिए सुरक्षित है। तो जैसे आपने कहा प्रोटीन सप्लीमेंट, ये जो प्रोटीन सप्लीमेंट है, आप खुद पूछिए, आप अपने ट्रेनर से या जो प्रोडक्ट आपको सप्लाई करते हैं, जो आपके गाइडेंस उसमें दे रहे हैं, कि क्या इस प्रोटीन प्रोडक्ट को हम या सप्लीमेंट को नॉन स्टॉप बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी या जो भोजन लेते हैं उसे तो हम बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी सलाह के ले लेते हैं, तो क्या ऐसे इस प्रोटीन सप्लीमेंट को हम बिल्कुल बेहिचक कभी भी कहीं खा सकते हैं? तो आपको जवाब मिल जाएगा, उसका जवाब साफ बताया जाएगा, नहीं। सो कॉमन सेंस है ये। और ये प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत जो पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि लोग जो है थोड़ा सा, कहना चाहिए ना, एक सीधे रास्ते में चलने के बजाय बाहर की तरफ जाना चाह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा मसल्स चाहिए, मुझे थोड़ा लाइमलाइट में चाहिए, मुझे हीरो बनना है टाइप का, जो अपन इस टाइप की चीज़ें होती। तो बेहतर होगा आप जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाला जितना भोजन है आप उससे बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक सही गाइडेंस मिलना बहुत आवश्यक है कि प्रोटीन की मात्रा किस किस पदार्थ में कैसे होती है और आप उसको भोजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं कोरोना और जो हम विषय है उससे संबंधित। डॉक्टर साहब, जब हाथ पाँव में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, तो क्या ये कोरोना का एक महत्वपूर्ण लक्षण है? कोरोना के लक्षणों में यदि हम देखें तो पहले अभी तक जो देखते आए हैं हम कि बुखार होना या सर्दी खांसी होना या इस टाइप के लक्षण, लेकिन हल्का दर्द बना रहना, हल्की थकान होना, या कहते हैं ना जैसे कमजोरी लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यदि ये सेंसेशन आ रहे हैं और उसके साथ सिम्टोमेटिक कुछ भी चीज़ें, लूज मोशन या थोड़ी सांस में तकलीफ, तो उसके बाद यदि कोविड टेस्ट के साथ में ये सिम्टम आ रहे हैं तो कई बार एसिम्टोमेटिक केसेस में भी मांसपेशियों में और शरीर में जो दर्द और थकान की समस्या कोविड में काफ़ी देखी गई है, जो कि बहुत ही सामान्य है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि यदि कंटिन्यूसली आपको 3, 5, 7 दिन से ज़्यादा ऐसी समस्या दिख रही, कमजोरी दिख रही है, तो आप उसे बिल्कुल मान सकते हैं कि ये कोविड के कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, कोरोना के मरीजों में देखा गया है कि सतत रूप से उनकी हड्डियों में दर्द बना रहता है, उनकी कमर में दर्द होता है या उनकी पीठ में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है काफ़ी। इसका क्या कारण है? देखिए, कोविड जो था, कोविड-19 जो था, नहीं कहना चाहिए, है अभी, तो जब वेव्स आती तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे मरीजों को बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, चाहे कहिए कि लंग से रिलेटेड सिम्टम है, सांस से रिलेटेड सिम्टम है, हाथ पैर में दर्द से रिलेटेड सिम्टम है। तो ये जो वायरस है, ये एक वायरस है। तो वायरस कोई भी प्रकार का हो, कुछ दिनों पहले सुना था हमने चिकनगुनिया वायरस आया था, अभी कोविड वायरस आया, और एक वायरल आर्थराइटिस भी होता है। तो वायरस का काम क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। हमने देखा कि कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान ना कुछ महंगी महंगी दवाइयों को भी उपयोग हुआ, जिसमें एंटीवायरल मेडिसिन भी थी, कुछ TNF अल्फा ब्लॉकर वगैरह। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे पास जो इनके केमिकल्स रिलीज होते हैं वायरस के अटैक के कारण, जिसमें इंटरल्यूकिन्स और TNF अल्फा जैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, आपको एक प्रकार से शरीर में केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करके शरीर में दर्द, जो हम माइल्जिया कहते हैं, ये किसी भी वायरल फीवर में हो सकता है। और इवन आप नोट कीजिएगा, आपको यदि केवल एक सिंपल बुखार भी होता है तो भी आपका शरीर दर्द होता है। और ख़ासकर जिन लोगों ने सिंपल वायरल फीवर पहले अनुभव किया होगा वो जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना हड्डी तोड़ देता है, ये एकदम कमर में बहुत दर्द होता है। तो वो जो माइल्जिया, जो मसल्स में पेन होता है, मांसपेशियों में पेन होता है, वो वायरल फीवर में, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस हो, बहुत कॉमनली होता है। लेकिन यह अच्छी बात है कि यह अपने आप 5 से 7 दिन में केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, विषय विशेषज्ञों का यह कहना है कि कोरोना वायरस रीढ़ की हड्डी और घुटनों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इसका क्या कारण है और इस नुकसान से बचा जा सके, इसके लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए? जैसा कि हमने अभी बताया कि वायरस जो है वो एक प्रकार का आर्थराइटिस भी प्रोड्यूस करता है, जिसे हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। मैं ये जो आपने प्रश्न किया, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लूँगा क्योंकि जो हड्डियों का जो प्रभाव है, हड्डियों पे प्रभाव है जो वायरस का, वो लोकल जॉइंट्स पे भी है, कमर पे भी है और इवन हिप जॉइंट पे भी है। तो हम इसको एक एक करके कवर करते हैं। जैसे कमर पे है, तो कमर पे जो दर्द है, ये कई बार बहुत अधिक खांसी यदि किसी को कोविड में आई है तो उसके कारण डिस्क प्रेशर बढ़ता है और उसकी वजह से आपके मांसपेशियां थक जाती है और इसके कारण से भी लो बैक पेन या कमर में दर्द हो सकता है। साथ ही रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार का एक
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि केमिकल्स के कारण होता है, ये मल्टीपल जॉइंट पेन प्रोड्यूस करता है। ये पूरा का पूरा रूमेटॉइड जो संधिवात का जो दर्द होता है उस तरीके से वह किसी एक जॉइंट को भी, जिसमें से मेनली नी जॉइंट है, उसे भी इन्वॉल्व कर सकता है, हाथों के पंजों के छोटे छोटे जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और इसके साथ ही यह कुछ रेसिडुअल सिम्टम भी छोड़ सकता है। लेकिन कोविड में एक महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई है, वो है कि कोविड में देखा गया है कि हमको एंटी क्लॉटिंग जो अपने मेडिसिन्स दी गई है, वो क्यों दी गई है? क्योंकि कोविड की जो पैथोलॉजी में देखा गया है कि खून की जो नलियां हैं उसमें जो छोटी छोटी नलियां थी उसमें थक्का बन जाता है। तो जो खून का प्रवाह है वो जैसे शरीर के दूसरे हिस्सों में कम हुआ, सपोज लंग्स में कम हुआ, ब्रेन में हुआ, इसके कारण से दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी आए जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन में थे। तो हड्डियों में भी इसकी समस्या कैसे आ रही कि जैसे हिप जॉइंट है, यहाँ पे यदि ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो एक खास प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण से हिप जॉइंट में, ग्रॉइन में, ये जो हिप का एरिया है वहाँ पे काफ़ी पेन होता है। इवन हिप का पेन कमर में भी आ सकता है। तो ये समस्या भी होती है और इसकी वजह से हिप जॉइंट खराब हो सकता है। साथ ही कोविड के ट्रीटमेंट में हमने काफ़ी देखा है कि स्टेरॉयड का उपयोग किया है, और स्टेरॉयड का सही मात्रा में उपयोग करना या नहीं करना इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़े से स्टेरॉयड या ज़्यादा से स्टेरॉयड के प्रयोग के पश्चात भी एवास्कुलर नेक्रोसिस एक बोन की एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक सिंगल शॉट स्टेरॉयड के प्रयोग से भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड के प्रयोग से। तो इससे हिप जॉइंट खराब हो सकता है, और तीनों परिस्थिति में, चाहे कमर का दर्द हो, नी जॉइंट का या हिप जॉइंट का, सामान्यतः ये समस्या अपने आप लाक्षणिक रूप से ट्रीटमेंट करने पे ठीक हो सकती है। लेकिन यदि आगे बढ़ती है या 3 या 5 दिन से ज़्यादा समस्या है तो आपको निश्चित रूप से अपने विशेषज्ञ, हड्डी रोग या जोड़ रोग या फिर रोमेटोलॉजिस्ट, इनसे संपर्क करके उसका आगे का कोर्स समझना बहुत ज़रूरी है। और यदि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो खासकर हिप जॉइंट में आपको इवन हिप रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है, और मैं शायद एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि जिस तरीके से कोविड का ये सेकेंड वेव आया था उसमें स्टेरॉयड का उपयोग हुआ है, उसमें आने वाले समय में हमें हिप की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलेगी। इसके दुष्प्रभाव आने वाले समय में निश्चित बिल्कुल ये एंटिसिपेट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने रेसिडुअल सिम्टम की बात की। कोविड के जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनमें 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने लगातार शरीर में थकावट बनी हुई है, हाथ पांव में दर्द बना हुआ है, हड्डियों में दर्द बना हुआ है, कमर में दर्द बना हुआ है। इसके क्या कारण हैं? जी, कारण इसका सेम ही है, जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई बीमारी बहुत कम समय के लिए रहती है, जैसे हमने देखा कि कोविड के कई पेशेंट को तो केवल लक्षण भी नहीं है, वो बोलते हैं ना छू के निकल गया। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी और वो आईसीयू तक नहीं पहुंचे, और कुछ लोगों आईसीयू से लौट के आए। तो जितनी गंभीर बीमारी होती है उतना उसका रेसिडुअल इफेक्ट ज़्यादा होता है, और ये सारा केमिकल रिएक्शन है जैसा मैंने बताया। तो क्या होता है जब लंबी बीमारी के साथ, और खासकर ये जो समस्या आ रही है, ये सारी समस्या कि लंबे समय तक 2 महीने 3 महीने तक, ये उन लोगों में आ रही है जो या तो बुजुर्ग हैं या उनके साथ कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर सिंपल जो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग इनएक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, उनको भी लक्षण काफ़ी आते हैं। तो ये जो समस्या है, जो एक्टिव हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं, उनको लक्षण काफ़ी कम आएंगे, और जो लोग नहीं हैं इस लाइफस्टाइल में उनको लक्षण काफ़ी ज़्यादा आएंगे। इसका सिंपल ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, मैं कहना चाहूँगा। जो मैंने सिंपल जो कहना चाहिए ना, हेल्दी लाइफ का जो सूत्र मैंने सबसे शुरू में बताया, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड हेल्दी स्टाइल में रखें। वो खान पान, एक्सरसाइज, नींद और वर्कलोड या टेंशन सारे से रिलेटेड है। उसको आप जितना सिंप्लीफाई और ईजी रखेंगे, इवन आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी। और जिनको एक बार कोविड हो चुका है या फिर उनको जो सिम्टम्स आ रहे हैं मांसपेशियों में, हड्डियों में, या लंबे समय तक दर्द की जो समस्या आ रही है, उसके लिए मैं कहूँगा कि आप ग्रेजुअली स्लोली अपने नॉर्मल एक्सरसाइज रूटीन को जो लोग पहले करते थे वो रिज्यूम करें, कोई फास्ट ना करें। मैं इसलिए कहना चाहूँगा, देखिए कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि पहले वो आधे घंटे एक्सरसाइज बहुत तेज़ी से करते थे, विग्रस करते थे। पोस्ट कोविड आपकी रिकवरी कैसी हो रही, क्या हो रही, उसे समझना ज़रूरी है। और इसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। कई लोगों को बहुत गंभीर हार्ट अटैक, या कहीं सुनने में आता है कि एक यंग 45 का पर्सन सडनली डेथ हो गई। क्यों हो गई? बिकॉज क्या है, कार्डियक अरेस्ट और ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होती है। हार्ट अटैक की जो समस्या है, या ब्रेन हेमरेज, या फिर ब्लड का जम जाना, ये सारी समस्या सेकेंडरीली आपकी लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर देती है। तो मैं कहूँगा कि यदि जो भी कोविड से संबंधित अफेक्ट हुए हैं या नहीं भी हुए हैं, तो आप जो कोविड के बाद
जो लाइफस्टाइल रिज्यूम कर रहे हैं उसको बहुत स्लोली करें और ग्रेजुअली करें, उसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उसके कारण भी, हालांकि आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में, स्पीड में आपका शरीर शायद साथ ना दे और वो जो कंपनसेशन है पूरा ना हो, और इसके कारण आप किसी दूसरी मुसीबत में फंस सकते हैं। जी। तो कोविड के बाद आप जब अपनी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए सारी एक्सरसाइज वगैरह करें, डॉक्टर साहब जो मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं और जैसे कि जो समस्या उनको है, हाथ पाँव में दर्द है और ये लंबे समय तक अगर बनी रहती है, तो ऐसे में कोई 3 ऐसी एक्सरसाइज जो उन्हें करना चाहिए जो उनके लिए बहुत प्रभावी हो? बहुत सिंपल है, यदि आप रेगुलर साइकिलिंग या स्विमिंग कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग या जिम का शौक है वो हल्के वेट लिफ्टिंग में भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो सीधा कहूँगा, भारतीय संस्कृति के हिसाब से यदि हम केवल सूर्य नमस्कार से संबंधित जो आसन है और सूर्य नमस्कार है उसको भी बेसिकली यदि फॉलो करें तो बहुत सफिशिएंट है। बट आइडियली यदि हम देखें तो एक्सरसाइज को भी हम थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज जिसमें आपका दिल काफ़ी धड़कता है, थोड़ा सा इंड्योरेंस एक्सरसाइज जिसमें शरीर के मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, और उसके बाद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जिसमें हम स्ट्रेचिंग, और फाइनली इसके बाद अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन। यदि ये 4 चीज़ें आप बहुत अच्छे से करते हैं तो शायद आप किसी भी समस्या से, चाहे वो कोविड हो या ऐसी कोई भी समस्या हो, उससे बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, मुझे लगता है। हम इस कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बड़ा है, लोग घर में हैं, लॉकडाउन लग गया, घर में ही काम कर रहे हैं। ऐसे समय में घर में बैठे बैठे ही कई बार शरीर में दर्द की समस्या आने लगी, हड्डियों में दर्द की समस्या देखने को मिली है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो समस्या थी ना, कोरोना काल में उजागर हो गई है। अभी भी जिस लाइफ स्टाइल को कहना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड या हिंदुस्तान लीड कर रहा है ना, वो अभी स्टेशनरी लाइफ में आ चुकी है, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल आ चुकी है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने वर्क प्लेस को, वो चाहे आपका ऑफिस हो या घर हो, उसमें एक रूटीन बनाइए कि आप कभी भी आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा अपने वर्क प्लेस पे, सिटिंग प्लेस पे ना बैठें। जैसे सिंपल समझ सकते हैं इसको, स्कूल में क्लास का पीरियड हमेशा 35 टू 40 मिनट्स का ही होता है, वो इसीलिए बनाया गया। 45 मिनट के बाद आप ब्रेक लें, और कुछ नहीं तो आप टॉयलेट जाएं, वहाँ से अपने शरीर को एक अंगड़ाई लेके स्ट्रेच करके फिर आप 10 मिनट के बाद दूसरा कर लें, पानी पीने के लिए जाएं, ऐसा। दूसरा, वर्क स्पेस में ही आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिसमें हल्की स्ट्रेचिंग है, या फिर यदि आप केवल घर में, तो सुबह शाम रेगुलरली, जैसा कि मैंने एक्सरसाइज का कुछ एक सिंपल प्रोटोकॉल बताया, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा, हल्की स्ट्रेचिंग, और कुछ नहीं तो हमें स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ना 8 प्रकार के सिंपल कसरतें सिखाई गई थी, एक्सरसाइज सिखाया गया था, उसको भी करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आती है कि कहीं बैठे हैं तो उठते समय घुटने में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, या लो एनर्जी फील कर रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से बन सकते हैं। साथ ही इसके साथ में पानी का प्रयोग जो है, मैं आपको इसमें स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि पानी की मात्रा आपके शरीर में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और 2 से 3 लीटर पानी, और यदि हम ग्लास में इसे काउंट करें तो 12 से 15 गिलास पानी ज़रूर अच्छे से आप पिएं, तो ये कुछ समस्या से आप काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड, इस कोरोना काल में इन तमाम एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, तो ऐसा क्या खाना चाहिए जिसमें हम सुनिश्चित कर सकें कि विटामिन का भी इंटेक हो रहा है, प्रोटीन का भी इंटेक हो रहा है? सिंपल है एकदम, बहुत सीधा और कहना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नियम और संयम से सात्विक भोजन का प्रयोग करें और वो बैलेंस डाइट हो। और बैलेंस डाइट की परिभाषा क्या है, आपको, हमको, सबको स्कूल में पढ़ाया गया है, जिसमें प्रोटीन सफिशिएंट मात्रा में हो, जिसमें फैट की मात्रा समुचित हो, अधिक नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट हो, मिनरल्स और विटामिन और साथ में पानी की मात्रा हो। अर्थात ये तो बैलेंस हो, इसके साथ साथ जो भोजन की मात्रा है वो भी संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको भोजन की मात्रा की ज़रूरत है 300 ग्राम की और आप 400 ग्राम खा रहे हैं, तो ओवर ईटिंग किसी भी तरीके से आपको मोटापे की तरफ ले जाएगा और आपको इनएक्टिविटी की तरफ ले जाएगा। तो सिंपल है, बैलेंस डाइट, बैलेंस कैलोरी और बैलेंस एक्टिविटी, यदि आप ये तीनों करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोविड की ऐसी कोई भी चीज़ें आपके सामने आएगी, आप उनसे बड़ी आसानी से हेल्दी वे में उससे डील कर सकते हैं। कोरोना काल में जो मरीज कोविड से ठीक हो चुके हैं, कुछ बुजुर्ग पेशेंट्स में यहाँ भी देखा गया है कि उनकी जोड़ों की समस्या और बढ़ गई है।
और वो क्या अलार्मिंग पॉइंट है जब उन्हें तत्काल जो है मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती जी है? देखिए, ये कोविड काल में जितने लोगों को पहले से कुछ कुछ समस्या थी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक सामान्य जो हेल्दी थे उनको भी थोड़ी जी, समस्या आ रही, तो मतलब जो समस्या कम थी वो ज़्यादा हो गई और जिनको नहीं थी उनको दिखाई दे रही, अर्थात किसी न किसी रूप में समस्या बढ़ रही है। तो अलार्मिंग पॉइंट यही होगा, यदि कोई भी जोड़ों का, मांसपेशियों का या फिर हड्डियों का दर्द यदि आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन से ज़्यादा रहता है, तो जी, वो इन जनरल ये कॉमन रूल है कि आपको तब डॉक्टर को एड्रेस करना चाहिए, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके रोमेटोलॉजिस्ट या आपके जोड़ों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो यदि ऐसी कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह तक है, आपके सामान्य जो भी है कि गर्म पानी से सिकाई जी, या घर की कोई किसी प्रकार के ट्रीटमेंट से आपने उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आपने खासकर कहा कि जी, बुजुर्गों में एक और ख़ास समस्या देखने को मिलती है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जी, जो इनेक्टिविटी में और बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको पीठ में दर्द काफ़ी हो रहा है या फिर जोड़ों में दर्द काफ़ी हो रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या इसमें काफ़ी बढ़ सकती है। जी, तो इन शॉर्ट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने स्पेशलिस्ट के पास में बहुत स्पेसिफिकली और बहुत समय रहते हुए उनको दिखा लेना चाहिए, तो आप अपनी समस्या से काफ़ी जल्दी जी, राहत पा सकते हैं। जी। कोरोना के बाद एक समस्या और देखी गई है इंसोम्निया की, कि जो मरीज़ ठीक हुए उन्हें नींद नहीं आ रही है, वो रात भर करवट बदल रहे हैं, जिसके कारण जी। भी उन्हें शरीर में, हड्डी में दर्द की समस्या बढ़ गई। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको मैं इस तरीके से देखूंगा सिंपल कि कोरोना ने जी, जितना इंसान को प्रभावित किया है, जी, उससे ज़्यादा इंसान की सोच और दिमाग को जी, प्रभावित किया है। जिन लोगों ने कोरोना देखा है, जो निकले हैं वहाँ से, जो कहना चाहिए कि बहुत गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हुए, वो खुशी खुशी आ गए, उनको लगता है कि कोरोना गंभीर नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो देख ही नहीं पाए, जो मीडिया में देख रहे थे, जी, वो कोरोना से ज़्यादा, उसकी न्यूज़ से ज़्यादा डरे हैं। जी, तो वो जो एक कहना चाहिए ना हौवा, एक भय, एक डर जो आपके दिमाग में बैठा है उसके कारण से, क्योंकि नींद नहीं आने का एक मुख्य कारण होता है चिंता जी, और डर। यदि आप किसी भी वजह से, चाहे वो कोरोना की वजह से चिंता या डर का सामना कर रहे हैं या आप बेकार में डर रहे हैं, तो ये ज्ञान के अभाव में मोस्टली होता है। तो मैं केवल इसके लिए इतना ही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मैंने चौथा स्टेप हेल्दी लाइफस्टाइल के बताया था, जो जी, कि रिलैक्सेशन और मेडिटेशन है, जी, यदि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं जी, तो आप इससे, चिंता से, डर से बच सकते हैं। जी, दूसरा, लेकिन यदि आप हेल्दी डाइट, प्रॉपरली नींद ले रहे हैं, अपने रूटीन को बहुत सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं सकते। जी, गीता के हिसाब से आप अपना कर्म करें, और कर्म क्या है ये आपका जानना बहुत जी, आवश्यक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। आज इस विषय पे हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिली। हड्डी से संबंधित तमाम समस्याओं पर हमने चर्चा की, उनके निवारण पर चर्चा की। कोरोना काल में बैलेंस डाइट क्या लेना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, इस पर डॉक्टर साहब ने हमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपने इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो कोविड में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है जी, वो बिना किसी अप्रूवल के मीडिया में आ रहे हैं, जी, जिसके कारण से लोगों को समझ में नहीं आता कि जी, क्या सही है। तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया और इतनी सारी जानकारी मैं शेयर कर पाया, जी, जिससे यदि लोगों की केवल समझ भी चेंज होती है, जी, तो आई थिंक इंसानियत के लिए, मानवता के लिए ये बहुत बड़ा, जी, मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा जी, इसके लिए जी, कि आपने मुझे इसमें बुलाया। जी, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।